हेलो दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। विमल बहुत परेशान था। उस समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसके माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 9 अंश पर झुकी थी। वैसे ही वह अपने काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे आखिर ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यह बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में ही बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे से में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्योंकि हम लोग को लजवाती हो, कामिनी ने एक बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने से सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ करता है तो पत्नी और बच्चे उसके विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही है, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा। देखो जी, अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपने देश धूनधारा में उससे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कहा दिया कि दूर की रिश्तेदारी है, इलाज कराने आई है। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी और दूसरे ओर माँ, आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा। विमल, बहुत दिन हो गए, मैं अपने गाँव जाना चाहती हूँ, मुझे वह पहुँचा दो, मेरे यह मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वह तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो है, और वो तुम्हारे मामा जी तो उस गांव से ही में ही रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटे, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, तब अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और सामाजिक ने उसके इन मनोभाव को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिन के बाद उसके चाचा और जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबसे मिलकर बहुत उत्साहित से उनका स्वागत किया। क्योंकि विमल का भाभी नहीं दिख रही, कहा है? डॉक्टर रमेश उसका पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यह उनका मन नहीं लगता, कामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने अब विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखों झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी के मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर पहुंचे।
देखा कि सरस्वती की बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहमत पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से भरी थी। वाह बेटे विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गाँव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी आप चुप रहो, क्योंकि बहुत तुम्हें अपनी सास की करूपता पसंद नहीं है। समाज में तुम्हें नीचा दिखाने पड़ता है ना। डॉक्टर रमेश कामिनी की ओर व्यंग से देखा। कामिनी निरुत्तर होकर विमल को देखती लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं कोई संघर्ष की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस करूपी माँ ने अपने एक आंख और अपना बोन मेरे तुम्हें देकर इतनी सुंदर स्वरूप दिया। कामिनी बेटा, इतने साल तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाले इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएगी। यह इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा, विमल को तो काटे तो खून ही नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उसके ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और ही नहीं है। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप साधे रहा, आपके अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेगी और कोई नहीं। विमल ने आज्ञानीय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंखें मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मन स्थिति को समझकर उसके पूछ करते हुए अपने पास बुलाया और विमल डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चे ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, माँ कैसी होती है इस कहानी में सही तरह से बताया है। प्लीज़ ये कहानी सुनना और पढ़ना। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।